राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। सीधे आपको ले चलते हैं। महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री इन दोनों के वक्तव्यों के साथ साथ उस वीडियो फिल्म को भी देखा होगा जो इस पर अब तक की प्रगति और भविष्य की कार्य योजना को लेकर के आई है। इसके साथ ही संभव अभियान के तहत भी कुपोषित से सुपोषित हुए बच्चों की प्रगति और भविष्य की कार्य योजना की वीडियो फिल्म भी आपने यहां पे विस्तार से देखी है। साथ ही संभव अभियान के तहत उन आंगनवाड़ी बहनों और परिवार के सदस्यों का सम्मान भी इस मंच पर हुआ है जिन्होंने एक समय सीमा के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। उनका भी सम्मान यहां पर हुआ है। और साथ साथ हॉट कुक योजना के अंतर्गत बाल भोग पोर्टल का शुभारंभ अभी यहां पर आपके सामने किया गया है। हमारी जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, गरम भोजन मिड डे मील की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को प्राप्त हो सके। गत वर्ष ही हमने इस योजना का शुभारंभ किया था। जहां एक और एक कार्यक्रम चल रहा है, वहीं हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इन सभी केंद्रों को बाल वाटिका के रूप में भी प्रस्तुत करते हुए वहां पर भी हमें उन बच्चों को प्री प्राइमरी के रूप में अगर आगे बढ़ाने में हम योगदान दे देंगे तो आपकी भूमिका के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं का जो कार्यक्रम है, जो उनका अभियान है, इसकी तुलना त्रेता युग के उस समय से की जा सकती है जब उस समय माता देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्मे कृष्ण कन्हैया की रक्षा के लिए वासुदेव जी ने उन्हें माता यशोदा की गोद में रात्रि के अंधेरे में चुपचाप रख करके और वहां से प्रस्थान कर गए थे। याद करिए, माता यशोदा ने कृष्ण कन्हैया का लालन पालन किस तन्मयता के साथ किया। कभी ये नहीं लगने दिया कि मेरा पुत्र नहीं। और मुझे लगता है कि यही दायित्व आंगनवाड़ी केंद्र में या फिर जब आप उन कुपोषित परिवारों के पास जाते हैं तो उस समय यही दायित्व आपके सामने भी होना चाहिए, लक्ष्य यही होना चाहिए। भारत का इतिहास तो इस प्रकार की घटनाओं से भरा पड़ा है। इस प्रकार के इतिहास की घटनाओं से भरा पड़ा है। कौन नहीं जानता है इतिहास प्रसिद्ध मेवाड़ की वह घटना, जब भारत के आन मान शान के प्रतीक मेवाड़ के राणा वंश की रक्षा करने के लिए उस परिवार के अंतिम चिन्ह को मिटाने की जो साजिश हो रही थी, उसको बचाने के लिए पन्ना भाई ने भी अपने स्वयं के पुत्र की परवाह के बगैर उस समय के राजकुमार की रक्षा की थी। और मुझे लगता है कि ये उदाहरण हम सबके सामने है, जिसके कारण हमारा ये देश आने वाले संघर्षों के योग्य बना और फिर स्वाधीन भी हुआ। कृष्ण कन्हैया की कहानी आप सबके सामने है, कथा आप सबके सामने है, घर घर में गाई जाती है। तो जो भूमिका मां यशोदा की थी वही भूमिका में आप भी हैं। और आपको आज के दिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन को 2047 में भारत विकसित भारत होगा, तो विकसित भारत कैसा होगा? विकसित भारत के समय मंच में बहुत सारे लोग पता नहीं किस स्थिति में होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग किस स्थिति में होते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिसकी आप सेवा कर रहे हैं इनके हाथों में कमान होगी, कमान इनके हाथों में होनी है। उस समय की वर्कफोर्स ये होगी
यह अगर सुपोषित है तो भारत समृद्ध होगा। अगर यह आज स्वास्थ्य की दृष्टि से विकसित है तो भारत विकसित होगा। कोई भारत के विकसित होने के मार्ग में बैरियर नहीं बन सकता। और इसीलिए एक बड़े कार्यक्रम को आप आगे बढ़ा रहे हैं, पवित्र कार्यक्रम के साथ आप जुड़ रहे हैं। और उस पवित्र कार्यक्रम के जुड़ने के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मैंने देखा है आंगनवाड़ी केंद्र में बहुत सारी जगह बहुत अच्छी गतिविधियां होती हैं। मैं अक्सर उसका उदाहरण देता हूं। मैं एक आंगनवाड़ी केंद्र में गया था अचानक, और उस केंद्र में जाकर के मैं देख रहा था, यानी एक प्रशिक्षित शिक्षक भी उस प्रकार के उदाहरण देकर के बच्चों को और उन नवजात शिशुओं को जो 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच के होते हैं, उनको उस प्रकार के उदाहरण के माध्यम से समझाने का कार्य कर रहा हो। ये बहुत कठिन होता है, लेकिन मैंने वहां देखा। मैं चुपचाप एक तरफ खड़ा होकर के देखने लग गया। आंगनवाड़ी में अंदर 15 से 20 बच्चे थे एक रूम में, और ये सच था कि वहां पे उन्होंने बहुत सारी चीजें सजा के रखी हुई थी। खिलौने भी थे, उनके लिए फल और मिष्टान भी था, और वे बच्चे वहां पर देख रहे थे। मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे बेचारे बोल भी रहे थे, लेकिन उनकी नजर वहां लड्डू पर या फल पे लगी हुई थी। लेकिन उदाहरण किस रूप में दिया जा रहा था? जैसे आंगनवाड़ी बहन वहां भी बोल रही थी कि एक एक एक, वे बच्चे फिर दोहरा रहे थे, एक एक एक, और फिर उदाहरण कह रही थी कि मेरी नाक एक। तो वे बच्चे भी यही दोहरा रहे थे कि मेरी नाक एक। 2 2 2, वे भी बोल रहे थे, फिर बच्चे 2 2 2, और फिर वो कहते थे कि मेरी आंख 2। वे बच्चे भी यही दोहराते थे। तो मैं अंदर गया, तो जैसे मैं अंदर घुसा तो उसके बाद जो है मैंने वहां पर पूछा 2 बच्चों से, मैंने कहा तुमने क्या पढ़ा, अभी क्या पढ़ रहे थे? तो एक बच्ची थी, लगभग 4 वर्ष की रही होगी। उसने कह दिया, उसने कहा कि साहब एक एक एक, मेरी नाक एक। 2 2 2, मेरी आंख 2। अब आप सोचिए, शरीर के अंगों की जानकारी भी दी जा रही है, लेकिन साथ साथ उसके साथ गिनती भी उनको सिखाई जा रही है। अब इससे अच्छा उदाहरण दूसरा क्या हो सकता है? सचमुच अभिनंदनीय है, ये प्रयास अभिनंदनीय है। उदाहरण के साथ हम उसे अंकों का ज्ञान करा रहे हैं, उदाहरण के साथ हम उसे अक्षर का ज्ञान करा रहे हैं, और फिर एक साथ गाते हुए गायन शैली में उन्हें पढ़ाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा रहा है। यह बहुत अच्छा यहां उदाहरण मुझे वहां देखने को मिला। और मैं इसीलिए कहता हूं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ने या फिर आशा बहुओं ने या एएनएम ने, इन सभी सेवाओं ने जो कार्य प्रारंभ किया, उनके कार्यों को देख करके अन्य समय में उनका मूल्यांकन नहीं होता। और स्वाभाविक रूप से मूल्यांकन का सबसे अच्छा अवसर कब होता है? जब चुनौती होती है। दुनिया के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने चुनौती आई थी 2020 में, मार्च 2020 से लेकर के और 2023 तक की चुनौती हमारे सामने थी, जब दुनिया की सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना जैसी महामारी का सामना पूरी दुनिया की मानवता को करना पड़ा था, और अच्छे अच्छे देश इसके सामने पस्त हो गए। लोग चिंतित थे, क्या होगा कोरोना का, कैसे उत्तर प्रदेश उभरेगा, कैसे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बचाएंगे। विरासत में मिली हुई कमजोर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे उभारेंगे। लेकिन हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने, आशा बहुओं ने, एएनएम ने उस समय कदम से कदम मिला करके चले, अपनी जान की परवाह नहीं की, और घर घर जाकर के
एक एक व्यक्ति की जान की परवाह की, और परिणाम क्या रहा? हमने कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। यानी जब चुनौती थी, जब संकट था, तो करके दिखा दिया कि हां, हम भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये कसौटी होती है किसी भी व्यक्ति की। अन्यथा बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं। उस समय कोई विदेश छुट्टी में भाग गया था, कोई कहीं अन्य जगह गुम हो गए थे, उस समय इनका कहीं पता नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया, और हम 25 करोड़ जनता को कोरोना जैसी महामारी से बचाने में सफल हुए थे। यही कसौटी है, और इसी कसौटी को ध्यान में रख करके ये भी प्रयास हुआ। आज जो यहां पर कार्य किया गया है, खासतौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और उनकी सहायिकाएं, इनके लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत उनके साथ दुर्भाग्य से कोई घटना घटित हो जाए, उन स्थितियों में उनको हम 2 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दे सकें। इसके लिए आज यहां पे 8,78,50,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में डाली गई है, जिससे उन्हें यह कवर उसके माध्यम से प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ उनकी यूनिफॉर्म के लिए भी यह सुविधा यहां पर प्रदान की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का कवर और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का कवर उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया, और साथ साथ उनके यूनिफॉर्म के लिए भी डीबीटी के माध्यम से धनराशि आज उनके अकाउंट में डालने की कार्रवाई के साथ ही प्रदेश के अंदर 555 आंगनबाड़ी केंद्र नए बने हैं। और मैं तो कहूंगा कि हमारा प्रयास होना चाहिए, कि हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हर आंगनबाड़ी केंद्र के पास अपना भवन हो, हर आंगनबाड़ी केंद्र के पास अपना भवन हो। और हमें प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, कन्वर्जन के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहिए। इसकी ताकत को हमें महसूस करना होगा। ये सच है कि पिछले 6-7 वर्षों में हमने 18,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र बनाए हैं, लेकिन बाकी जितने बचे हैं इन सबको हम एक साथ बनाने की तैयारी करें। क्योंकि यह देखिए, आज जो बच्चा कुपोषित है, यह जब तक कुपोषित रहेगा तो समाज के सामने चुनौती रहेगी। अगर हमें एक स्वस्थ और सशक्त समाज देना है, स्वस्थ समाज देना है, सशक्त राष्ट्र देना है, एक एक बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी जाति, मत, मजहब से ऊपर उठ करके उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसकी चिंता करनी पड़ेगी, उस पर कार्य करना पड़ेगा। और जब हम इस अभियान के साथ जुड़ेंगे तो हमें 2047 का लक्ष्य भी याद आएगा। 2047 में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत देने में हम सफल हो पाएंगे। विकसित भारत के लिए हमें अभी से इसके लिए लगना पड़ेगा। आंगनबाड़ी केंद्र बने, आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी प्रकार की सुविधाएं बने, उन्हें हर प्रकार के कार्यक्रमों के साथ हम जोड़ने का कार्य करें। यहां पर कुछ चीजें हैं जो पिछले 5-7 वर्षों में जो प्रयास प्रारंभ हुए उसके परिणाम भी आए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जब हुए थे 15-16 की तुलना में, जब यह 19-20 में हुए, तो इसमें जो आंकड़े आए हैं, आप आंकड़ों को नोट करेंगे, बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और चौंकाने वाले इसलिए हैं क्योंकि कार्य इससे अच्छा हुआ है, लेकिन आंकड़े अभी भी कम आ रहे हैं। इसको और बेहतर हम कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह बहुत अच्छा काम हुआ है। इसमें
एनीमिया का जो स्तर है बच्चों में वह 5.1% से 1%, ये इतना इसमें नियंत्रण में आया है। स्टंटिंग में 6.6% का सुधार हुआ है और अल्प वजन में आप देखते होंगे बच्चा जो है, जो निर्धारित उसका वजन पैदा होते समय होना चाहिए, जब उससे कम वजन का होता है, एक प्रीमेच्योर डिलीवरी में के कारण हो सकता है, अन्य कारणों से हो सकता है, कुपोषण के कारण होता हो, लेकिन उसको सही वजन तक पहुंचाने के लिए किए जाने वाले प्रयास, इसमें भी जो प्रयास हुए हैं इसमें 7.4% और सूखापन के कारण, सूखापन में भी 0.6% का सुधार करने में सफलता प्राप्त हुई है। यानी यह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े बताते हैं। इसके साथ ही शिशु मृत्यु दर यह 61 से घट करके 38 हुई है और मातृ मृत्यु दर 201 से घट करके यह 167 हुई है। ये आंकड़े बताते हैं कि जो स्मार्टफोन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्राप्त हुए हैं, उन स्मार्टफोन का बेहतरीन इस्तेमाल करके डाटा अपलोड करना। ये डाटा अपलोड अगर आप करेंगे तो डाटा अपलोड करने के कारण ये आंकड़े आपके सुधार आएंगे। क्योंकि मैं देखता था अक्सर, एक चीज को मैं अक्सर अनुभव करता था, वो अनुभव ये करता था क्योंकि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर के भी इस प्रकार के डाटा को लेकर के अक्सर विवाद होता था। जब मैं देखता था तो अलग अलग विभाग अपने डाटा को अपलोड नहीं कर रहे। हमने मिशन मोड पे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, परिणाम है हर एक सेक्टर में सुधार होता हुआ दिखाई दिया और अब भारत सरकार की साइट पर भी उत्तर प्रदेश के बेहतरीन आंकड़े उत्तर प्रदेश को भारत के विकास का बैरियर नहीं बल्कि भारत के विकास का ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश को जाना जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में क्षमता, उत्तर प्रदेश कुछ कर सकता है। ये सभी कार्यक्रम केवल बाल विकास और महिला और बाल विकास विभाग का कार्य अकेले नहीं है, ये अंतर विभागीय समन्वय के साथ संभव होगा। ये अंतर विभागीय समन्वय की ताकत क्या होती है? यह ताकत हम लोगों को इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों को प्रभावी नियंत्रण करने से जो परिणाम आए हैं उसके माध्यम से भी हम देख सकते हैं। याद करिए, यही सीजन हुआ करता था, यही सीजन हुआ करता था। 1 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चे इसी सीजन में हजारों की संख्या में इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते थे। उनमें से 60% की मृत्यु हो जाती थी। जो 40% बचते थे उनमें भी आधे बच्चे ऐसे होते थे जो शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता के शिकार हो जाते थे, पूरा जीवन उनका खराब हो जाता था। और बामुश्किल कुछ बच्चे अगर बच भी गए तो परिवार को इतना जूझना पड़ता था, बड़ी वैसी स्थिति होती थी। यही सीजन था। लेकिन 2017 में जब सरकार आई तो हम लोगों ने एक काम किया, अभियान चलाया था। आप देखते होंगे वर्ष में आज भी संचारी रोग नियंत्रण का अभियान चल रहा है। 15 दिन एक कार्यक्रम चलता है, 15 दिन दस्तक अभियान चलता है। मैं साल भर में 3 बार ये अभियान चल रहे हैं और परिणाम क्या है? जिस इंसेफ्लाइटिस में 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत उत्तर प्रदेश के अंदर हुई, आज वो इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो गया है, पूरी तरह समाप्त हो गया है। और याद करिए, इन 40 वर्षों में जिन 50,000 से अधिक बच्चों की मौतें हुई, कौन उसके लिए जिम्मेदार है? आखिर वे बच्चे भी तो अगर जीवित होते तो आज उत्तर प्रदेश के विकास में अपना सहयोग दे रहे होते। उनकी प्रतिभा और ऊर्जा का भी उपयोग हम कर सकते थे। न जाने कौन व्यक्ति कितना प्रतिभाशाली उनमें से होता, लेकिन नहीं, वे बच्चे कालकल्वित हो गए, असमय कालकल्वित हो गए। दोष उनका क्या था?
दोष सिस्टम का दोष था, जिन्होंने इसके लिए अवेयरनेस का कार्यक्रम नहीं चलाया। समन्वय का बेहतरीन समन्वय करके सरकार की व्यवस्था को, स्वच्छता के अभियान को, स्वास्थ्य की सुविधाओं को उन तक पोषाहार पहुंचाने के लिए या उन तक शासन की अन्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए जिन्होंने लापरवाही बरती, वे सरकारें और वह तंत्र उसका अपराधी है। एक नहीं 50,000 से अधिक बच्चों की मौतें हुई थी इंसेफ्लाइटिस से। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज जो मॉडल बना है, हम लोगों ने कोरोना जैसी महामारी को भी नियंत्रण किया है। इसके लिए जैसे ही कोरोना आई थी, कोरोना आने के साथ ही हम लोगों ने जैसे लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, हमने टीम 11 बना दी थी। तत्काल मैंने टीम 11 बनाई। लोग बोल रहे थे क्या है, हमने कहा बाद में समझ में आएगा, पहले काम करने दीजिए। ये अंतर विभागीय समन्वय से कैसे परिणाम आ सकते हैं, टीम 11 उस समय हमारी कार्य कर रही थी। और टीम 11 एक दूसरे के साथ समन्वय रखते हुए एक साथ फोकस्ड कार्रवाई करती थी, और परिणाम तो हमारे हाथ में आना ही था। हमने बेहतरीन प्रबंधन करके दिखाया, और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। आज तो ढेर सारी कार्यक्रम आपके यहां चल रहे हैं, यानी न केवल आप लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से, बल्कि टेक होम राशन के माध्यम से, हजारों महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त करने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने लक्ष्य की तरफ अविचलित होकर के आगे बढ़िए। समय आपका है, आने वाला समय इसके लिए आपकी आराधना करेगा। अगर आप इन बच्चों को इस अभियान के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं, एक एक पैरामीटर को आप लागू कर रहे हैं, तो इसका लक्ष्य पूरा हो जाता है। हमारा प्रयास होना चाहिए आंगनवाड़ी केंद्र, बाल वाटिका भी बने, और वहां पर हम लोग एक किचन गार्डन की भी व्यवस्था करें। व्यवस्था हो, हमें उस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। हम उस अभियान के साथ जुड़ें, एक मॉडल बना के देखें। और मैं तो विभाग से कहूंगा कि स्वस्थ बच्चों की 1 से लेकर यानी 3 से लेकर 5 वर्ष के, 1 से 3 के बीच में और 3 से 5 के बीच में हर ब्लॉक स्तर पर स्वस्थ बच्चा प्रतिस्पर्धा भी होना चाहिए। कौन बच्चा स्वस्थ है, स्वास्थ्य के मानक क्या हो सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग के साथ बातचीत करते हुए, और फिर उसकी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। जहां स्वस्थ बच्चे हो, जिस परिवार में हो, उस परिवार की माता को भी और उससे जुड़ी हुई आंगनबाड़ी को भी सम्मान दीजिए। आप अलग से उसको इंसेंटिव दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, प्रोत्साहन करिए। साल में 2 बार इस कार्यक्रम को करिए, या नहीं तो इस जो प्रधानमंत्री जी ने सितंबर मास को पोषण मास के रूप में, राष्ट्रीय पोषण मास के रूप में आगे बढ़ाया है, इसी मास में इस प्रतियोगिता को करवा करके उन्हें सम्मानित करने का काम करना चाहिए। ये बड़ा अभियान होगा, इस अभियान को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, और उन सभी पैरामीटर को हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें और लक्ष्य निर्धारित करें, कितने कुपोषित बच्चे एक एक को, और फिर उन तक हमारी पहुंच बराबर हो, उन तक हम पहुंच सकें, उन कार्यक्रमों के साथ हम जुड़ सकें। अगर एक कार्यक्रम होगा तो राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्यक्रम होगा। उस विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के इस पवित्र अभियान के साथ जुड़े हुए इन मासूम बच्चों को, जो कुपोषित हैं, जो माताएं कुपोषित हैं, जो किशोरी कन्याएं एनीमिया से प्रभावित हैं, उन सभी को हमें स्वस्थ बनाना है। तभी एक समृद्ध भारत की संकल्पना साकार होगी, और 2047 में विकसित भारत का सपना साकार होगा। और विकसित भारत का सपना साकार होने का मतलब हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर चेहरे पर खुशहाली होगी। उस भारत के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। आज के इस अवसर पर, पोषण माह कार्यक्रम के अवसर पर, मैं एक बार फिर से आप सभी के प्रति, विभाग के प्रति और इससे लाभान्वित होने वाले सभी जितने भी
परिवारजन हैं, उन सबको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करूंगा कि सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।